हमारा भारत देश विश्व के मानचित्र पर एक विशाल देश के रूप में चित्रित है। प्राकृतिक रचना के आधार पर तो भारत के कई अलग अलग रूप और भाग हैं। उत्तरी का पर्वतीय भाग, गंगा यमुना सहित अन्य नदियों का समतलीय भाग, दक्षिण का पठारी भाग और समुद्र तटीय मैदान। भारत का एक भाग दूसरे भाग से अलग थलग पड़ा हुआ है। नदियों और पर्वतों के कारण ये भाग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से जलवायु की विभिन्नता और अलग अलग क्षेत्रों के निवासियों के जीवन आचरण के कारण भी देश का स्वरूप एक दूसरे से विभिन्न और पृथक पड़ा हुआ दिखाई देता है। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत एक है। भारतवर्ष की निर्माण सीमा ऐतिहासिक है, वह इतिहास की दृष्टि से भी अभिन्न है। इस विषय में हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और बाद में मुगलों ने भी इस बात की बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरह सारा देश एक शासक के अधीन लाया जा सके। उन्हें इस कार्य में कुछ सफलता भी मिली थी। इस प्रकार के भारत की एकता ऐतिहासिक दृष्टि से एक ही सिद्ध होती है। हमारे देश की एकता एक बड़ा आधार दर्शन और साहित्य है। हमारे देश का दर्शन सभी प्रकार की भिन्नताओं और असमानताओं को समाप्त करने वाला है। यह दर्शन है सर्व समन्वय की भावना का पोषक। यह दर्शन किसी एक भाषा में नहीं लिखा गया है, अपितु यह देश की विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है। इसी प्रकार से हमारे देश का साहित्य विभिन्न क्षेत्र के निवासियों के द्वारा लिखे जाने पर भी क्षेत्रवादिता या प्रांतीयता के भावों को नहीं उत्पन्न करता है, बल्कि सबके लिए भाईचारे और सद्भावना की कथा सुनाता है। मेल मिलाप का संदेश देता हुआ देशभक्तों के भावों को जगाता है। इस प्रकार के साहित्य की लिपि भी पूरे देश की एक ही लिपि है, देवनागरी लिपि। प्रख्यात विचारक कविवर दिनकर जी का इस संबंध में इसी प्रकार का विचार था। विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता होती है। अतएव भारतीय जनता की एकता के असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य हैं, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी अंत में जाकर एक ही साबित होते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि फारसी लिपि को छोड़ दे तो भारत की अन्य सभी लिपियों की वर्णमाला एक ही, यद्यपि यह अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। यद्यपि हमारे देश की भाषा एक नहीं है, अनेक है। यहाँ पर लगभग 22 भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं को बोलियां अर्थात उपभाषाएं भी हैं। सभी भाषाओं को संविधान से मान्यता मिली है। इन सभी भाषाओं से रचा हुआ साहित्य हमारी राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित है। इस प्रकार से भाषा भेद की भी ऐसी कोई समस्या नहीं दिखाई देती जो हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित कर सके। उत्तर भारत का निवासी दक्षिणी भारत के निवासी की भाषा को न समझने के बावजूद उसके प्रति कोई नफरत की भावना नहीं रखता है। रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में तो हैं, लेकिन इनकी व्यक्त हुई भावना हमारी राष्ट्रीयता को ही प्रकाशित करती है। तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, नानक, रैदास, तुकाराम, विद्यापति, रविंद्रनाथ टैगोर, ललदेव, तिरुवल्लुवर आदि की रचनाएं एक दूसरे की भाषा से नहीं मिलती है, फिर भी इनकी भावनात्मक एकता राष्ट्र के सांस्कृतिक मानस को ही पल्लवित करने में लगी हुई है। हमारे देश की परंपराएं, मान्यताएं, आस्थाएं, जीवन मूल्य सभी कुछ हमारी राष्ट्रीयता के ही पोषक हैं। पर्व, तिथि, त्योहार की मान्यताएं यद्यपि अलग अलग हैं, फिर भी सबसे एकता और सर्व समन्वय का ही भाव प्रकट होता है। यही कारण है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के तिथि, पर्व, त्योहारों में शरीक होकर आत्मीयता की भावना को प्रदर्शित करते हैं। धर्म के प्रति आस्था और विश्वास की भावना हमारी जातीय वर्ग को प्रकट करते हैं। अतएव धर्मों के मूल में कोई भेद नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश में न केवल राष्ट्रीयता के पोषक विभिन्न प्रकार के धर्मों को अपनाने की पूरी छूट हमारे संविधान ने दे दी है, अपितु संविधान की छूट के कारण ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की भी संज्ञा दी है। इसका यह भी अर्थ है कि यहाँ कोई धर्म किसी दूसरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारत की एकता की सबसे बड़ी बाधा थी ऊंचे ऊंचे पर्वत, बड़ी बड़ी नदियाँ, देश का विशाल क्षेत्रफल आदि। जनता इन्हें पार करने में असफल हो जाती थी। इससे एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते थे। आज की वैज्ञानिक सुविधाओं के कारण
अब यह बाधा समाप्त हो गई है। देश के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार हमारी एकता बनी हुई है। हमारे देश की एकता का सबसे बड़ा आधार प्रशासन की एक सूत्रता है। हमारे देश का प्रशासन एक है, हमारा संविधान एक है और हम दिल्ली में बैठे बैठे ही पूरे देश पर शासन करने में समर्थ हैं। देश की एकता के लिए आंतरिक अवरोधक तत्वों के अतिरिक्त बाह्य शक्तियां भी बाधक बनती है। जो देश हमारी स्वतंत्रता व प्रगति से ईर्ष्या रखते हैं, वे इसे खंडित करने हेतु सदैव प्रयास करते रहे। कश्मीर की हमारी समस्या इन्हीं प्रयासों की उपज है, जिससे हमारे देश के कई नवयुवक दिग्भ्रमित होकर राष्ट्र की प्रमुख धारा से अलग हो चुके हैं। राष्ट्रीय एकता व इसकी अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय एकता के तत्वों जैसे हमारी राष्ट्रभाषा, संविधान, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पर्व और सामाजिक समानता तथा उसकी उत्कृष्टता पर विशेष ध्यान दें। उन सच्चे व महान देशभक्तों की गाथाओं को उजागर करें, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता व सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। महापुरुषों के आदर्शों पर चलना व उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने वाले तत्व कम नहीं है, बस उन्हें समय समय पर अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। विभिन्न राष्ट्रीय दिवसों पर होने वाली गोष्ठियां, विचार विमर्श आदि के माध्यम से राष्ट्र की एकता को बल मिलता है। विभिन्न संगीत सम्मेलनों, संवेद गान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के माध्यम से जनता के बीच एकता को बढ़ावा देने वाला संदेश जाता है। सबसे बढ़कर आवश्यक यह है कि हम निजी रूप से ऐसा प्रयास जारी रखें जिससे देश की एकता को बल मिले। भारत एक महान, स्वतंत्र एवं प्रगतिशील राष्ट्र है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी क्षुद्र मानसिकता से स्वयं को दूर रखें तथा इसमें बाधक समस्त तत्वों का बहिष्कार करें। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम चाहे जिस क्षेत्र, प्रांत, जाति या समुदाय के हैं, परंतु उससे पूर्व हम भारतीय नागरिक हैं। भारतीयता ही हमारी वास्तविक पहचान है। अतः हम कभी भी ऐसे कृत्य न करें जो हमारे देश के गौरव व उसकी प्रगति में बाधा डालते हो। हम स्वयं अपने राष्ट्रीय प्रतीकों व अपने संविधान का सम्मान करें तथा अपने संपर्क में आने वाले समस्त व्यक्तियों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता युग युगांतर तक बनी रहे। हम विघटनकारी तत्वों को राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाकर ही भस्मीभूत कर सकते हैं। हम एक थे, एक हैं और सदा एक बने रहेंगे। जैसे जैसे यह विश्वास दृढ़ होता जाएगा, हमारी राष्ट्रीय एकता त्यों त्यों मजबूत होती जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।